जैसे हमने अभी प्रयागराज की बात करी, तो माघ के महीने में प्रयागराज में स्नान का महत्व जो है, इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ठीक है, तब ये कुंभ या महाकुंभ या अर्धकुंभ के नाम से नहीं था, लेकिन इसका उल्लेख आपको वहां पर भी मिलता है। तो ये 5000 साल पुरानी जो हमारी सभ्यता है, ये कैसे श्रुति परंपरा से, ऋषि परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हुए, मुगलों का सामना करते हुए, अंग्रेजों का सामना करते हुए और अन्य क्रांताओं का सामना करते हुए आज भी जीवित है। ये संस्कृति है क्या? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आप कहते हैं, जब अंग्रेजी में आप इसको समझते हैं तो ये होता है कि वो नेशनलिज्म, वो राष्ट्रवाद जिसके मूल में संस्कृति हो, सांस्कृतिक मूल्य पे आधारित राष्ट्रवाद। अब ये संस्कृति है क्या? अगर आप इसको वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से देखें तो शेयर्ड वैल्यूज, नॉर्म्स, ट्रेडिशंस, रिलीजन, एथनिसिटी, ये सारी चीजें इसमें इसकी परिभाषा में आ पाएंगी, इसके ये कंपास करता है इन सारी चीजों। लेकिन भारत के संदर्भ में क्या है? भारत के संदर्भ में संस्कृति ये बिल्कुल नहीं है। बहुत स्पष्ट है कि भारत के संदर्भ में, देखिए, एक चीज को जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं या राष्ट्र की बात करते हैं, तो इसका जो डिस्कोर्स है, इसका जो विमर्श है, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखने का तरीका जो वेस्टर्न जो आपको पर्सपेक्टिव है, अक्सर हम लोग उसको फॉलो कर लेते हैं कि स्मिथ ने क्या कहा, बाद में जो इंडियन जो राइटर्स हुए उसमें आशीष नंदी ने क्या कहा या आशुतोष वाजपेयी ने क्या कहा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अध्ययन करना एक तरीका है। आप कह सकते हैं कि भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो उसमें मॉडरेट्स थे, फिर आपके जो रेडिकल नेशनलिस्ट थे या मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे, गांधी थे, गांधी के पहले का समय, गांधी के बाद का समय, इस तरह से करके आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो छात्र होने के नाते जो शोध छात्र यहाँ पे बैठे हुए हैं उनको समझना चाहिए कि हमें राष्ट्र के विकास को और राष्ट्र की भावना के विकास को हमेशा कॉन्टेक्सचुअलाइज करना पड़ेगा, संदर्भित करना पड़ेगा, संदर्भ के अर्थों में देखना पड़ेगा। हम वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से प्रभावित हैं। अमेरिका में क्या कहा गया, यूरोप में क्या कहा गया, बेनेडिक्ट एंडरसन ने क्या कहा, इमेजिन कम्युनिटी की बात कही, प्रिंट कैपिटलिज्म की बात कही, तो ये सारी चीजें तो हमारे यहाँ इमेजिन कम्युनिटी बहुत पहले से उपस्थित थी। क्या आप वज्जिका लीग को भूल गए? क्या आप 16 महाजनपद को भूल गए? क्या आप वैशाली को भूल गए? तो जिस प्रजातंत्र, जिस गणतंत्र की बात वेस्ट ने 16th और 17th सेंचुरी में आकर की, 18th सेंचुरी में की, उसको तो हम बहुत पहले अपने यहाँ उसका प्रयोग कर चुके थे। समस्या ये है कि आज के समय में एक लंबा ऐसा समय रहा और षड्यंत्र उसको आप कह सकते हैं, या एक दूसरी तरह से बातों को रखने का तरीका कह सकते हैं कि हमें अपने इतिहास को, अपने गौरवशाली इतिहास को भूलने पर मजबूर किया गया। ये जो लंबा लगभग 70 वर्षों का समय रहा, जिसमें अगर आप देखें तो जो पटना विश्वविद्यालय में दो वामपंथी इतिहासकार के नाम मैं नहीं लूंगा, उन्होंने बराबर बहुत सारी ऐसी बातें कही। उन्होंने, एक तो थे जिन्होंने कोई उदाहरण भी नहीं दिया और उन्होंने सारी ऐसी बातें करी जो भारतीय प्राचीन संस्कृति थी और सभ्यता थी उसके वो विपरीत थी। कौन थे वो? नहीं, नाम मत लीजिए, नहीं तो लेजिटिमाइज हो जाएंगे। नहीं जानता है। हाँ, तो जानता है तो ठीक है, अच्छी, इसके बाद बात कर लेंगे। तो ये तो एक लंबा समय ऐसा निकला कि हम, जैसे अगर आज मैं एक पुस्तक का नाम लूं, यूएन घोषाल की पुस्तक, भास्कर आनंद सेलिटोर की किताब जो एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पर है, उसको कितने छात्रों ने पढ़ा है या कितने छात्र जो शोध कर रहे हैं उन्होंने उसको पढ़ा है? कितने ऐसे हैं जिन्होंने वेदों की इंट्रोडक्शन को पढ़ा है, कुछ पृष्ठों को पढ़ा है? ऐसे बहुत कम लोग हैं। तो और ये क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम का बहुत डोमिनेंट वे में कभी हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा भी नहीं रहे, हमारी पुस्तकालयों में इनसे संबंधित पुस्तकों का अभाव रहा, या लोगों ने उसको पढ़ना नहीं चाहा। लोगों ने पढ़ना चाहा कि बेनेडिक्ट एंडरसन ने क्या कहा, स्मिथ ने क्या कहा,
या वेस्ट में किस तरह से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो ये सारी चीजें अब आवश्यक है हमारे सामने कि किस तरह से हम ये देखें कि हमारी प्राचीन संस्कृति क्या थी। जब हम संस्कृति की बात करते हैं भारत के संदर्भ में, तो भारत की संस्कृति वही है जो वेदों में लिखी हुई है, वेदों में जिन मूल्यों को स्थापित किया गया है, उपनिषदों में जिन मूल्यों को स्थापित किया गया है, वही मूल्य भारत की संस्कृति के आधार हैं और जो लगातार पिछले 5000 वर्षों के से निरंतर एक परंपरा के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती आ रही है और अलग अलग तरह से इसकी ये एक्सप्रेस होती है। इसका जो एक्सप्रेशन है वो अलग अलग तरह से होता है। अब गांधी को हम लोग देखें तो गांधी ने नेशनलिज्म नॉमेनक्लेचर का यूज ही नहीं किया। वो स्वदेशी की बात करते थे, सत्याग्रह की बात करते थे। आपको बहुत कम उनकी भाषा में राष्ट्रवाद शब्द का प्रयोग मिलेगा, उससे ज्यादा वो स्वदेशी की बात करते थे। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया के जो पॉलिटिकल लीडर्स हमारे थे उन्होंने नेशनलिज्म को केवल ब्रिटिश सेंस में समझा या अमेरिकन सेंस में समझा, उन्होंने उसको इंडियन सेंस में भी समझा। और जो कल्चरल नेशनलिज्म जो आज का आपका टॉपिक है डिबेट का, सेमिनार का, उसमें अगर हम लोग लें तो विवेकानंद की अगर आप बात करते हैं तो वो भी वही बात करते हैं कि बैक टू वेदास, वेदों में जो बातें लिखी हुई हैं वही हमारी संस्कृति है, वही हमारी संस्कृति का मूल आधार है, वही मूल्य, वही जो प्रिसेप्ट्स हैं वो जो है वो सेंट्रिक हैं इंडियन कल्चर की। मालवीय जी को ले आप, जिनके विचारों के आधार पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 की, उसको ढालने का प्रयास किया गया। आप दीनदयाल उपाध्याय जी को ले, जब वो चित्र की बात करते हैं